गैयारी से आया हूँ, तैयारी से आया हूँ, रास्ते में खतरे हैं मगर होशियारी से आया हूँ। गाफिल हूँ बेदार करूँगा, हर लम्हे होशियार करूँगा। करते हैं मुझसे जो नफरत, उनसे भी मैं प्यार करूँगा। चलो चलें अब गाँव, चलो चलें अब गाँव, देखें धूप और छाँव, बाप के बिखरे ख्वाब और माँ के जख्मी पाँव। चलो चलें अब गाँव। वो यही नहीं, स्वाभिमानी इतने थे कि वो कहते थे कि ज़मीर बेचकर जिंदा रहूं ये नामुमकिन, मैं अपने आप से दंगा करूं ये नामुमकिन, जमाना किसी को मसीहा कह ले ये मुमकिन है मगर मैं किसी को मसीहा कहूं ये नामुमकिन। वो झुकना नहीं जानते थे, सच्ची बात सबको कहना जानते थे। चौधरी साहब, अभी आप जिस तरीके से गाफिल साहब को लेकर करके अपनी बात रख रहे थे, बेबाकी से आपने वो तमाम चीज़ें, वो तमाम यादें साझा करते हुए नजर आए। मैं चाहती हूँ कि आप गाफिल साहब की शेर व शायरी के जरिए शुरुआत करें और मैं चाहूँगी कि उनकी वो कहानी जो सभी के पास नहीं है, लोगों को पता नहीं है, वो सारी चीज़ें आप शेयर करें आज। एक अजीम शख्सियत जो अररिया के सुदूरवर्ती क्षेत्र में, बल्कि अररिया को भी देहात ही कहा जाता था, इसका मूल नाम था खड़ैया बस्ती और बगल में एक छोटा सा कस्बा था मौजा बसंतपुर। और उस बसंतपुर मौजे का एक छोटा सा टुकड़ा हिस्सा था गैयारी। तो वो हमेशा कहा करते थे, गैयारी से आया हूँ, तैयारी से आया हूँ, रास्ते में खतरे हैं मगर होशियारी से आया हूँ। और वो ये कहना चाहते थे कि हम भले ही राह भूल जाएं, हम भटक जाएं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को कहते थे गाफिल हूँ बेदार करूँगा, हर लम्हे होशियार करूँगा। करते हैं मुझसे जो नफरत, उनसे भी मैं प्यार करूँगा। एक ऐसी शख्सियत कि जो उनके लिए कांटा बोते थे, उनके लिए भी इनका दिल खुला था, फूलों सा चेहरा रखे हुए थे, मुस्कुराते रहते थे। गाफिल साहब की सबसे बड़ी शख्सियत थी कि वो बड़ी से बड़ी बात को बहुत छोटे शब्दों में कहते थे। जब यहाँ बहुत पलायन होने लगा, यहाँ के मजदूर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और विदेश कमाने जाने लगे, तो वो याद दिलाते थे कि हो सकता है बाप डांटता है बच्चे को, बाप के नाम पर नहीं आए, तो माँ की याद दिलाता था। चलो चलें अब गाँव, चलो चलें अब गाँव, देखें धूप और छाँव, बाप के बिखरे ख्वाब और माँ के जख्मी पाँव। चलो चलें अब गाँव। वो कहना चाहते थे कि गाँव का वो चौपाल, गाँव का वो बरगद का पेड़, गांव का वो बहती हुई वो कोसी नदी का किनारा, कछार मतलब छार नहर जिसके किनारे बैठकर अपने लोगों को सुनाते थे, कोलैया की भाषा में अपना गीत याद दिलाते थे। तुम्हें भी अपना गांव, अपना टोला, अपना मोहल्ला, अपने बुजुर्ग, अपने संस्कार याद रहने चाहिए। अपने गांव की मिट्टी से मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत थी। यही नहीं, स्वाभिमानी इतने थे कि वो कहते थे कि ज़मीर बेचकर जिंदा रहूं ये नामुमकिन, मैं अपने आप से दंगा करूं ये नामुमकिन, जमाना किसी को मसीहा कह ले ये मुमकिन है मगर मैं किसी को मसीहा कहूं ये नामुमकिन। वो झुकना नहीं जानते थे, सच्ची बात सबको कहना जानते थे। साहित्य के, अदब के वो ऐसे पुरोधा थे जो किसी के पीछे चलना नहीं जानते थे। वो शासन और सत्ता को भी राह दिखाने का, रोशनी दिखाने का, प्रकाश दिखाने का काम करते थे। चौधरी साहब, जिस तरीके से शेरो शायरी अभी आप कर रहे, एक आपको फील हो रहा होगा कि एक क्रांतिकारी जोश उनकी शायरी में थी। बिल्कुल, क्रांतिकारी जोश ऐसी वैसी नहीं थी। जब भारत विदेशी कर्ज से करीब करीब लद गया था, विश्व बैंक इनको कर्ज नहीं देना चाहता था, उस वक्त भी पाकिस्तान जब आंखें तरे रहा था चीन के बल पर, चीन के उकसावे पर, तो उन्होंने लिखा था कि न सर पे छत है न साहिबा है मगर फिर भी हमारा दिल जवां है, तुझे कैसे दे दूं कश्मीर ये तो फख्रे जहां है। वो लाइब्रेरियन थे एक कॉलेज में, अलशम्स मिलिया कॉलेज में, और वहां ही उन्होंने एक सपना देखा, एक प्रेरणा मिली कि मैं लाइब्रेरी बनाऊंगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो मुसलमान थे, लेकिन मुसलमान के नाम पर लाइब्रेरी उन्होंने नहीं बनाई। एक मुसलमानी शासक के समय में विद्याधर नाम का एक किताब किफायतुल्लाह ने लिखा था। किफायतुल्लाह 12वीं सदी के बहुत बड़े साहित्यकार थे। इस कोसी जोन के, पूर्णिया जोन को उस समय कोसी इस क्षेत्र को कहा जाता था, कोसी प्रक्षेत्र ऐसा, और उस एरिया में कोसकी कच्छ कहा जाता था, जिसमें आज 7 जिले
जिले हैं, उस जिले का पहला साहित्यकार हुआ किफायतुल्ला, और किफायतुल्ला ने किताब लिखी थी विद्याधर, एक राजा और रानी के प्रेम की कहानी। और उस विद्याधर के नाम से मरहूम हारून रशीद गाफिल साहब ने लाइब्रेरी खोली, और उस लाइब्रेरी में मुझे भी जाने का, सम्मान पाने का सौभाग्य मिला है। मैं कृतकृत हूँ। उनकी देन समाज को सिर्फ पुस्तकालय के ही माध्यम से नहीं थी, वो हिंदू मुस्लिम एकता के, भारतीय संस्कृति के साथ सबको साथ लेकर चलने के बड़े पैरोकार थे। वो कहा करते थे, डू नॉट फॉरगेट आवर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बट मस्ट बी ऑब्टेन द वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पश्चिम की विज्ञान और तकनीकी को अपनाते हुए हमें अपनी संस्कृति पर आगे बढ़ना है। ये गाफिल साहब ने शिक्षा को लेकर, तालीम को लेकर बहुत चीज़ें, बहुत शायरी उन्होंने की है, लेकिन आपको क्या लगता है सीमांचल की जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं और नौजवान हैं, शिक्षा के काबिल हैं लेकिन वो शिक्षा से मरहूम क्यों हैं? उस संदर्भ में भी उन्होंने लिखा था। पहले तो उन्होंने लोगों को शिक्षित करने के लिए एक प्रेरणा दिया, और उन्होंने लिखा था, पढ़ेगी हरिया, पढ़ेगी रजिया, पढ़ेगा हरिया, साक्षर होगा जिला अररिया। इसलिए कि भारत देश के पैमाने पर सबसे पिछड़ा जिला पूर्णिया था, उसका अररिया एक अनुमंडल था, और उस अररिया अनुमंडल में जिस इलाके में उनका घर था, मेरा घर था, यहाँ के लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे, तालीम नहीं थी। और जो इस्लाम में भी कहा गया है कि अक्ल, इल्म और हुनर हासिल करने वालों को तवज्जो देना चाहिए, उन लोगों को तवज्जो देने के लिए उन्होंने प्रेरणा के रूप में शासन को आगाह किया, बच्चों को आगाह किया, प्रेरणा जगाया कि तुम भी पढ़ सकते हो, हम भी पढ़ सकते हैं। और इसके बाद उन्होंने अपनी कोलैया शायरी के माध्यम से जो गीत लिखा है, उसका उद्देश्य यही था कि आज घरों में बेटियां बीए पास हैं, लड़के एमए पास हैं, और सो कॉल्ड घोड़ा घास छील रहे हैं, मतलब वो बेरोजगार हैं, घोड़ा गाड़ी चला रहे हैं, घास छील के बेचते हैं। सरकार को इनडायरेक्टली वो कहना चाहते थे कि बेरोजगारी की इस माहौल को, पलायन की इस माहौल को, जो यहाँ से हमारे लड़के और लड़कियां बाहर जाते हैं और या उनके साथ नाइंसाफी होती है, अदर स्टेट्स में उनको बिहारी कहकर अपमानित किया जाता है, उनकी आवाज बनकर गाफिल साहब उभरे थे। और सब दिन उन्होंने तो खुद ही लिखा है कि मेरा दोस्त पीने पिलाने में रह गया, मैं अपना खाली पेट दिखाने में रह गया, मेरे घर वाले देखो गुमराह हो गए, मेरे घर वाले देखो गुमराह हो गए, मैं दूसरों को राह दिखाने में रह गया। अब क्या यहाँ के यूथ जो हैं उनके सपना को पूरा करेंगे? करना चाहिए। मैं तो उनकी यही प्रेरणा थी, और मैं अपेक्षा करता हूं कि उन्होंने जो नई पौध तैयार की थी अररिया में, किशनगंज में, बड़ा ईदगाह में, कटिहार जिले में, मुझे नहीं लगता है कि शायद इस 7-8 जिला का कोई ऐसा गांव होगा जहां गाफिल साहब ने महफिल मुशायरा में शिरकत नहीं की, कवि सम्मेलन में शिरकत नहीं की। और तो और अष्टजाम हो, हरे राम धुन हो, कृष्ण पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, उनमें कुछ अपने निजी ललक के कारण और कुछ आकाशवाणी की ड्यूटी के कारण उन्होंने सदैव सबको साथ लेकर चलने का एक पैगाम दिया। और उन्होंने कहा था कि हर कदम सम्मा मोहब्बत की जलाते रहिए, मगर खुद को नफरत की निगाहों से बचाते रहिए। ये उनका उद्देश्य था कि हम मोहब्बत करें, एगाना रखें, रिश्तेदारी रखें। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही थी कि तफरका रखोगे तो मिट जाएगा वजूद तुम्हारा, इत्तेहाद करोगे तो ठोकरों में रहेगा जमाना ये सारा। वो एकता चाहते थे, समाज की एकता, धर्म की एकता, लोगों के दिलों की एकता, और उस एकता के लिए ही सारा जीवन उनका समर्पित रहा। और आज के दिन हम उनके 58वीं वर्षगांठ पर उन्हें खराज अकीदत देते हुए अपने युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि नए युग के नए काफिले कुछ कर गुजरना है तुम्हें, यह मोड़ है मंजिल नहीं, अभी और आगे बढ़ना है तुम्हें। अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपने कर्मों में नया विश्वास पैदा कर, मांगने से मंजिल नहीं मिलती है दोस्त, अपने हर कदम से नया इतिहास पैदा कर, नया इतिहास पैदा कर। बहुत खूब चौधरी साहब, आपने ऐसा लग रहा है कि गाफिल साहब के कार्बन कॉपी यहाँ पे बखूबी एक तरह से पिरोया, गाफिल साहब को बताया उनके बारे में कि वो क्या शख्सियत थे और किस तरीके से आज भी जनता, आज भी सीमांचल की बेटियां याद करती हैं, महिलाएं याद करती हैं और यहाँ के लोग याद करते हैं। सीमांचल की मिट्टी से मोहब्बत, गयारवी की मिट्टी से मोहब्बत किस तरीके से पाया करते थे।